अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले क्लासों में चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे थे, उस पर इसका नाम था उद्योग। उद्योग में सबसे पहले हमने जाना था कि उद्योग क्या है, कितने प्रकार से हैं कि होते हैं उद्योग। सब बेसिक टर्मिनोलॉजी को हमने अच्छे से देखा था, लेकिन कुछ पॉइंट को कुछ मतलब जो जो हमारे टॉपिक्स थे उस पर हमने अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन कुछ इसमें टॉपिक जो शेष रह गए थे उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, अपने सेशन को। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आज का वह है लोहा इस्पात उद्योग। इस टॉपिक पे हम अच्छे से बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो नए मेंबर हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोहा इस्पात उद्योग, इसको हम बात करने वाले हैं। यह एक ऐसा उद्योग है जिसको, यानी कि जैसे कि हमने पिछली क्लासों में बताया था कि एक उद्योग, एक बेहतर उद्योग वहाँ पे स्थापित होता है जहाँ पे बेहतर श्रम हो, यानी कि श्रमिक वहाँ पे मौजूद हों। उद्योग में लागत लगाने के लिए, निवेश करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी हो, बेहतर स्थान हो जहाँ पे अच्छे तरीके से उद्योग को स्थापित किया जा सके, और वहाँ पे जो अवसंरचनाएँ हैं वह बेहतर हो। इन सब के लिए एक उद्योग के लिए आवश्यकता होती है इन सब की, किसकी निवेश की, श्रम की और पूंजी की, स्थान की, और वहाँ पे जल की भी उपलब्धता होनी चाहिए। तो अलग अलग जो उद्योग हैं उनकी किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं उनके हिसाब से। लेकिन जब हम बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग की, तो यह सब अवसंरचनाएँ मौजूद होने के साथ साथ हमें कुछ अन्य पदार्थों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि लौह अयस्क। लौह अयस्क हुआ तभी तो इसका नाम यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग पड़ा, इसी से तो निर्मित किया जा रहा है। तो सबसे पहले कच्चे माल के रूप में हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो लौह अयस्क की। उसके बाद उसको ऊर्जा के लिए हमें कौन सी ज़रूरत होगी, किसकी, कोयला की। उसके बाद चूना पत्थर। ये तीन चीज़ ऐसे हैं जिनको हम कच्चे माल के रूप में सम्मिलित करते हैं, और इनके द्वारा इन लौह अयस्कों से इस्पात का निर्माण किया जाता है। किसका, इस्पात का निर्माण किया जाता है। यह निर्माण कैसे होता है इस्पात का, चलिए हम इसको बताते हैं आपको। तो लौह इस्पात का जो हम निर्माण करते हैं, सबसे पहले कच्चे माल को लेते हैं और इसको झोंका देखिए यहाँ पे लिखा है झोंका भट्टी में रखा जाता है, जहाँ पे यह प्रगलित होता है। प्रगलित कहने का आशय क्या है, प्रगलित कहने का आशय यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पे जो धातु होते हैं उनके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है। गलनांक कहने का आशय क्या है, वो उस धातु को तब तक हीट किया जाता है जब तक कि वह पिघल ना जाए, मतलब उसकी अंतिम अवस्था तब तक नहीं आ जाती जब तक कि वह गल ना जाए। तो वही उसका तापांक या फिर उसका गलनांक बिंदु कहलाता है, मतलब उसकी अंतिम गलने की अंतिम चरण जहाँ पे वह जो धातु है पिघलने लगे या फिर गलने लगे। तो यह क्या हुआ, गलनांक बिंदु हुआ। यानी कि जो कच्चा माल है उसको झोंका भट्टी में रखा जाता है, उसके बाद प्रगलित किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि यह परिशोधित होता है और बाद में हमें जो प्राप्त होता है उत्पाद वह होता है इस्पात। ठीक है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात जब आपका देखते हैं कि जब इस्पात यह बन जाता है तो यह अत्यधिक कठोर होता है, जिसको आसानी से काटा भी जा सकता है। विभिन्न प्रकार को आकार दिया जाता है, मतलब कि विभिन्न प्रकार के आकार के रूप में इसको काटा जा सकता है, या इसके द्वारा तार भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एल्युमिनियम हुआ, निकिल हुआ और तांबा, इस प्रकार के विशेष प्रकार के पदार्थों को निर्मित किया जाता है। और आप देखते हैं कि अगर अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात से अगर मिलाते हैं हम तो मिश्र धातु बनती है। ठीक है, जब मिश्र धातु बनती है तो इस मिश्र धातु को असामान्यता, कठोरता, जो मतलब कि यह जो है अत्यधिक कठोर बन जाता है। जब यह इस्पात से हम मिला के मिश्र धातु बनाते हैं तो जो धातु बनती है वह अत्यधिक कठोर होती है, दृढ़ होती है, यह इस पर जंग नहीं लगती है। ठीक है, किस पे, जो इस्पात से बना मिश्र धातु है इस पे जंग नहीं लगती है, यानी कि यह प्रतिरोधक क्षमता वाली होती है।
अब इसको यहाँ पे एक तथ्य लिखा गया है कि इसको जो उद्योगों का जो इस्पात है, इसको प्रायः क्या कहा जाता है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड। अब मेरुदंड क्या क्या होता है, तो जो आप देखते हैं आपका जो शरीर है, शरीर का जो पीछे वाला भाग है, मतलब कि जो पीठ वाला भाग है, पीठ में एक सीधी मतलब एक लंबवत रीढ़ की हड्डी होगी, जिसको हम मेरुदंड भी कहते हैं। तो वह क्या करता है कि आपको शरीर को जो बैलेंस देता है, कि जैसे कि आप खड़े हो सकते हैं, कहीं पे बैठ सकते हैं। अगर क्या होता है कि अगर यह मेरुदंड ना हो तो क्या आप सीधे तरीके से बैठ पाएंगे, चल पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मांसपेशियां हैं वह इधर से उधर लुढ़क जाएगी। जब हमारे शरीर में हड्डी ही नहीं रहेगी, बोन ही नहीं रहेगा, तो क्या आप सही तरीके से कोई वर्क कर पाएंगे? नहीं। तो इसी प्रकार जो इस्पात है वह उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। यानी कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक उद्योग, जितना भी उद्योग है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा इस्पात का यूज होता है, हर जगह। उदाहरण के रूप में आप देखते हैं कि जैसे लोहा बनाने में इस्पात का यूज हुआ, विभिन्न प्रकार के औजार जो बनाते हैं इस्पात का यूज हुआ, रेलगाड़ी जो हुआ, मतलब कि जो ट्रेन हुई, ट्रक, ऑटो, ये सब क्या है, इस्पात से ही बने हैं। ठीक है। तो ये हर चीज़, जैसे सेफ्टी पिन हुआ, सुइयाँ हुई जो आप नॉर्मली अपने घर में देखते होंगे, सुइयाँ, इन सब का जो उपयोग करते हैं वे किससे बनी हुई है? इस्पात से ही बनी हुई हैं। तेलकूप इस्पात से ही बने होते हैं, जो कि मशीनों के द्वारा क्या किया जाता है, तेल को ज़मीन से निकाला जाता है। तो यह किसके द्वारा संभव हो रहा है? तो यह क्या है, इस्पात के द्वारा संभव हो रहा है। यानी कि हर जगह इसकी संभावना है, मतलब हर जगह इसकी नीड हो रही है। तो क्या है, इसीलिए इसको मेरुदंड कहा गया है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इस इस्पात का उद्योग, अगर हम 18वीं शताब्दी के पहले देखें तो वहाँ पे देखने को मिलेगा उद्योग, ये इस्पात उद्योग वहाँ होते थे जहाँ पे कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, बहता जल यानी कि जल की अच्छी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, जहाँ पे आसानी से मौजूद हो, वहीं पे यह इस्पात उद्योग स्थापित किए जाते थे। और 1950 ईस्वी के बाद हम देखें तो यह जो 1950 ईस्वी के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पट्टन के निकट सपाट भूमि यानी कि समतल भूमि वाले क्षेत्रों पे यह केंद्रित होना शुरू हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इस्पात से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट, उसको हमें ना केवल अपने देशों में यूज करना है, बल्कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने आर्थिक हितों को देखते हुए हमें एक देश से दूसरे देश में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में एक्सपोर्ट करना होता है। तो यह एक्सपोर्ट जो आप देखते हैं, अगर स्थलबद्ध स्थानों से करें, सड़कों से करें, तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर जल के द्वारा, हम नाविकों द्वारा या फिर जलयानों द्वारा अगर हम इसको करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अधिक सस्ता पड़ जाता है, जिस कारण हम विदेशों में अपने जो उद्योग हैं इससे क्या करते हैं, आसानी से निर्यात करते हैं। और जो भी विदेशों से विभिन्न प्रकार के जो भी वस्तुएं हैं हम आसानी से आयात भी कर लेते हैं। ठीक है। भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग है, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। यानी कि जो भारत विकसित हो रहा है, मतलब अभी विकसित देश तो नहीं बना, लेकिन जो विकास का क्रम है भारत का, वह इन्हीं पर, मतलब कि इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप देखिए कि जो महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं कहाँ कहाँ पे हैं, इसको देख लेते हैं। तो भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही ऐसे प्रदेश में स्थित है जहाँ 4 राज्यों में फैले हैं। ठीक है। वे 4 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये सब क्या है, इन क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए भद्रावती विजयनगर कर्नाटक में है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है,
सलेम तमिलनाडु में है। अन्य महत्वपूर्ण जो इस्पात केंद्र है ये स्थित है, ठीक है, जो कि स्थानीय लोग इनका उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिया है, लोहा इस्पात उद्योग विश्व के मैप में दिखाया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। अब हम जमशेदपुर को टॉपिक को कवर करते हैं। आप देखे होंगे कि 1947 से पूर्व जो भारत में केवल एक इस्पात उद्योग था, एक इस्पात का जो केंद्र कारखाना था केवल भारत में एक ही था, वह था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टिस्को बोलते हैं, ठीक है। यह स्वामित्व यह जो निजी स्वामित्व था, मतलब कि ये जो सरकार का नहीं था, ये जो कारखाना था सरकार का नहीं था, बल्कि किसी एक निजी प्राइवेट व्यक्ति का था, जो कि अभी हाल में ही उनकी मृत्यु होगी, टाटा, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान थे। बाकी इन्हीं के द्वारा जो पहला कारखाना खोला गया था जो इस्पात का, यह इन्हीं का था, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टिस्को नाम देते हैं। स्वतंत्रता के बाद जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो भारत सरकार के द्वारा यह अपने हाथ में लिया गया कि इसको, इस कारखाने को, और बहुत से जो लोहे इस्पात जो संयंत्र जो स्थापित किए भारत सरकार ने। झारखंड में देखें तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। यानी कि जो टाटा ने स्टार्ट किया था अपने कारखाना को, यह कब स्टार्ट हुआ था, तो 1907 में, जो कि जिसका नाम है टिस्को। इनकी शुरुआत हुई थी कहाँ पे, झारखंड में, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम के स्थान पे। तो यहाँ से इनको अच्छी मात्रा में जल की आपूर्ति हो जाती थी, ठीक है। यह साकची कहाँ पे है, तो वर्तमान समय में हम देखें तो यह, जिसको साकची उस समय बोला जाता था, आज के समय में जमशेदपुर नाम दिया जाता था, ठीक है। जमशेदपुर जो है देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में एक विख्यात जो क्षेत्र बन गया है, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, खरकई नदी बहती हुई जा रही है, और यहाँ पे स्वर्ण रेखा है, और टाटा इस्पात कार्य यहाँ पे चल रहा है, और टाटा मुख्य अस्पताल है, ये सब यहाँ पे दिया गया है, उनसे संबंधित जो भी है। बाकी आगे हम देखते हैं। आप देखते हैं कि जैसे कि लौह अयस्क जो है कोयला मैग्नीज के निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता में के निकट भी था, जहाँ पे विश्व बाजार उपलब्ध था। टिस्को की जो झरिया यानी कि जो झारखंड में है कोयला क्षेत्रों में, यहाँ पे देखते हैं आप कि कोयला की जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता पाई जाती है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से जो लौह अयस्क हैं, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज यहाँ से प्राप्त होते हैं, अच्छी मात्रा में इसकी उपलब्धता पाई जाती है। और बचा यहाँ पे जो जल की पर्याप्तता, तो यहाँ पे खरकई और जो स्वर्ण रेखा नदी है, यहाँ से अच्छी मात्रा में जल की प्राप्त हो जाती थी। सरकार ने भी इनका बहुत ही अधिक सपोर्ट किया, अच्छी मात्रा में पूंजी की उपलब्धता कराई, जो कि भारत के विकास में, भारत की अर्थव्यवस्था में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। इनके द्वारा जो औद्योगिक जो क्षेत्र स्थापित किए थे, इनमें रसायन, इंजन की पुर्जों, कृषि उपकरण, मशीन, टीन की चादरें, केबल, तार इत्यादि जैसे पदार्थों यानी कि वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, कहाँ पे, इस औद्योगिक उद्योग में, ठीक है। उसके बाद जो भारत में लौह इस्पात उद्योग हैं, विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ है, ठीक है। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र जैसे कि आधारभूत जो अवसंरचनाएँ हैं, इनके लिए लोहा इस्पात पर निर्भर है। यानी कि जैसा कि अभी हमने बताया कि लोहा इस्पात एक ऐसी वस्तु है जो कि हमें, जो भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिस वस्तु से अधिकांश, यानी कि अपने घर में देखेंगे 90% से भी ज़्यादा जो वस्तुएं हैं लौह इस्पात से बनी हुई हैं। यानी कि यह जो इसका रोल प्ले है बहुत ही अधिक है। उसके बाद हम देखते हैं पीटर्सबर्ग, यह कहाँ पे है, तो यह यूएसए में यानी कि अमेरिका में है, जो कि वहाँ का एक इस्पात उद्योग है जो पीटर्सबर्ग में स्थापित किया गया है। इनका कच्चा माल जो है, इस उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है, तो कच्चा माल कोयला, जो कि पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध हो जाता है, मतलब नज़दीकी क्षेत्र में है,
तो इसके लिए एक और उपलब्धि सामने मतलब कि अच्छी मात्रा में पाई जाती है। लॉ अयस्क मिनेसोटा की लॉ की जो खानें प्राप्त होती हैं। उसके बाद जो पीटर्सबर्ग आप देखेंगे कि 1500 किलोमीटर दूर है इन खानों से। और कोयला जो खान है, कोयला की खान है पीटर्सबर्ग, इनके बीच की दूरी लगभग कितनी है? 1500 किलोमीटर दूर है, यानी कि उतना ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी दूरी काफ़ी है। और परिवहन के लिए बात करें तो यहाँ पे जो नौ परिवहन है सर्वोत्तम मार्ग है, यानी कि आप देखोगे कि ग्रेट झील जो है जिसको नाम देते हैं, वहाँ पे 5 झीलें ऐसी हैं जो कि इनके मतलब परिवहन के लिए अत्यधिक सपोर्ट यहाँ पे देती हैं, जिसके द्वारा परिवहन जो है अयस्कों का जो कोयला है, जो अन्य प्रकार के अयस्क हैं, सस्ते जो परिवहन यहाँ पे जो इसका परिवहन है सस्ते मार्ग द्वारा यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी पीटर्सबर्ग तक आसानी से लाया जाता है। यहाँ इससे से भी बहुत प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं, जैसे कि रेल की पटरियाँ हुई, उपकरण जो भारी मशीनों का उत्पादन होता है, इन सब जो इस्पात का जो प्रयोग करके यहाँ से उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। सूती वस्त्र आप देखे होंगे कि हमारे जो भारत में जो पहले की जो शिल्पकार थे, हाथों से पहले तो कपास की खेती करते थे। खेती करने के बाद उससे जो कपास का उत्पादन होता था उनके द्वारा सूत को काटते थे। काटने के बाद क्या होता था, उससे वस्त्रों को तैयार करते थे। इनके वस्त्र के प्रयोग में, वस्त्र को निर्माण में आप देखते हैं या फिर वस्तुओं के निर्माण में विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों का उत्पादन किया जाता था। जैसे कि आप देखते हैं कपास हुआ, ऊन क्या भेड़ के बालों से प्राप्त होता है। सिल्क यानी कि जो रेशम है, जूट, पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता था, अभी भी किया जाता है। ठीक है। इसके बाद जो हम कुछ तो मानव निर्मित है, कुछ तो प्राकृतिक जो रेशे हैं जो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे के रूप में हम देखें तो ऊन हुआ जो कि भेड़ के द्वारा प्राप्त होता है। सिल्क हुआ, रेशम कीट के द्वारा प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो कपास है, लिनन है, जूट है, ये सब क्या है? प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ठीक है। वहीं पे मानव निर्मित रेशे क्या है? तो नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, ठीक है, सॉरी, रेनान है, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुछ ऐसे नाम दे देगा, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब विभिन्न प्रकार के ऐसे नाम दे देंगे, इसमें पूछ लिया जाएगा मानव निर्मित कौन सा है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो सूती वस्त्र उद्योग है, पहले के भारतीय की जो समय के शिल्पकार थे प्राचीन समय के, वे क्या करते थे? हाथों से वस्त्रों का निर्माण करते थे। जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो सूती वस्त्र क्या किए गए? जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज जो थे, वह भारत में कपास को किसानों से उगवाते थे। उसके बाद उस कपास को यहाँ से ले जाते थे अपने देश यानी कि ब्रिटेन ले जाते थे। वहाँ पे क्या करते थे कि जो उद्योग है वहाँ पे ले जाते थे, मशीनों के द्वारा वे क्या करते थे? वस्त्रों को बनाते थे। वस्त्र बनाने के बाद वह विभिन्न देशों में मतलब कि विभिन्न देशों में ले जाते थे और बेचते थे, और भारत में भी वह बेचने का काम करते थे, जिससे उन्हें क्या होता था? अधिक प्रॉफिट होता था। तो यह प्रॉफिट क्यों हो रहा? क्योंकि मशीनों के द्वारा अधिक मात्रा में अच्छी गुणवत्ता, देखने में सुंदर होता था। और जो भारत के द्वारा बनाया जाता था वस्त्र, वह क्या है कि वह थोड़ा देखने में भद्दा लगता था और समय भी अधिक लगता था। तो इससे क्या हुआ कि जो भारतीय शिल्पकार थे उनको धीरे धीरे उनका नष्टीकरण होने लगा, मतलब कि उनका जो कारोबार है धीरे धीरे ठप होने लगा। तो यहाँ पे किसकी भूमिका है? यहाँ पे उद्योग की भूमिका है। उद्योग में जो मशीन वहाँ पे लगे हैं, मशीनों की भूमिका है, जिसके द्वारा जो यह औद्योगिक क्रांति हुई यह सफल हुई। ठीक है। तो इसी के द्वारा यहाँ पे जो कपड़े यानी कि जो वस्त्रों के निर्माण में उद्योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, आप इस प्रकार समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे भारत में कहाँ कहाँ पे
उद्योग हैं जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए स्थापित किए गए हैं, तो कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी और पानीपत ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे यह क्या किए गए हैं, मतलब सूती वस्त्र के लिए स्थापित किए गए हैं। ये जो अहमदाबाद है ये भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है इसको, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी आगे हम देखते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है, तो यह गुजरात में है, जो कि साबर नदी तट के स्थान पे, मतलब तट पर स्थित है, जो कि सूती वस्त्र जो बनाने के लिए विख्यात है। और यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया, इसको क्या कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ पे अनुकूल जलवायु पाई जाती है, जो सूती वस्त्र के निर्माण के लिए जो भी जलवायु होनी चाहिए वह यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक मतलब कि जो वस्त्र हैं, वस्त्र निर्माण में यहाँ पे इसकी अच्छी उपलब्धता हो जाती है। लेकिन हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो अहमदाबाद की जो सूती मिल की जो मिलें हैं, कुछ समस्याएं देखने को मिली हैं, जैसे कि बहुत से जो वस्त्र हैं मिल बंद हो चुकी हैं, वस्त्र की जो मिल है बंद हो चुकी हैं। देश में नए वस्त्रों के केंद्र विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण ही नहीं हुआ, यानी कि जो मशीनें थी वह पुरानी रह गई, उनमें कोई मतलब बदलाव नहीं लाया गया, जहाँ जिस कारण जो वहाँ की औद्योगिक क्षेत्र हैं, मतलब जो उद्योग हैं, वहाँ धीरे धीरे वह उसका जो ठप होने के कगार पे चले गए हैं। यह इसकी समस्याएं हैं। अब इसके बाद आता है ओसाका। ओसाका जो है एक जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, यानी कि यह क्या है, जापान का क्षेत्र, जो उद्योग है जापान का। अब इसको ओसाका जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? ओसाका को। ओसाका में भी जो सूती वस्त्र उद्योग हैं अच्छी मात्रा में, यानी कि जहाँ पे इसकी भौगोलिक दशाएं अच्छी हैं वहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। ओसाका के चारों ओर अगर देखें तो विस्तृत मैदान है, जो कि सूती वस्त्र मिलों के लिए आवश्यक हो जाते हैं, जो कि वहाँ पे अगर जो ओसाका है यहाँ पे उपलब्धता इसकी अधिक है, यानी कि विस्तृत मात्रा में मैदान है, तो यह क्या है, उसके लिए एक जो आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। किसको? जो ओसाका वाला जो वस्त्र निर्माण केंद्र है, यानी कि जो उद्योग है। यहाँ पे कोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जो कटाई और बुनाई के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। यहाँ पे योडो नदी बहती है, जो कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ से जल की उपलब्धता हो जाती है। बाकी जो श्रमिक की यहाँ पे भी श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। बात रही पत्तन की, तो यहाँ पे पत्तन की अवस्थिति कच्चे जो कपास है इसको आयात करने और वस्त्रों को निर्यात करने में अत्यधिक सुविधाजनक होते हैं, यानी कि यहाँ पे उपलब्धता इसकी पाई जाती है। अब ओसाका जो है उद्योग है पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर, यानी कि जो जापान इससे जो उद्योग चला रहा है, यह कच्चा माल कहाँ से, अपने देश में नहीं उगा के बल्कि दूसरे देशों से कच्चा माल को आयात करता है, देन वस्त्रों को निर्माण करके वह सप्लाई करता है विदेशों में, ठीक है। कपास जो है मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से आयात की जाती है, जो जापान इन्हीं देशों से आयात करता है और बेहतर वस्त्रों का निर्माण कर विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। जो यद्यपि देश का ये एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल में ही ओसाका की जो सूती वस्त्र उद्योग का जो स्थान है अन्य उद्योग जैसे कि लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, सीमेंट आदि ले लिए, यानी कि अब धीरे धीरे उसके स्थान पे जो पहले प्रख्यात था, प्रसिद्ध था ओसाका सूती वस्त्र उद्योग के रूप में, अब धीरे धीरे वहाँ पे इसकी प्रसिद्धि जो घटने लगी और उसके स्थान पे लौह अयस्क यानी कि लौह इस्पात, इस सब के जो उद्योग हैं और अधिक बेहतर हो गए हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ अभ्यास का क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप कर सकते हैं, तो बाकी आप इसको क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।